हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बाईपास सर्जरी के बाद यानी सर्जरी के तुरंत बाद वाले फेज में आने वाली समस्याओं या प्रॉब्लम्स के बारे में। ये इस टॉपिक का दूसरा पार्ट है। हमने ऑलरेडी हॉस्पिटल के दौरान या हॉस्पिटलाइजेशन के तुरंत बाद आने वाली प्रॉब्लम्स पर ऑलरेडी एक वीडियो किया है। आज इस टॉपिक का सेकेंड पार्ट है, जहाँ हम ऑपरेशन के तुरंत बाद यानी पहले 1-2 महीने के अंदर या पहले 6 महीने के अंदर आने वाली प्रॉब्लम्स पर चर्चा करी है। लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस पर एक सेपरेट वीडियो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। एक इम्पॉर्टेंट और काफ़ी हद तक इग्नोर्ड प्रॉब्लम है जो कि बाईपास सर्जरी के बाद काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है, वो है साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स यानी डिप्रेशन और एंग्जाइटी। लोग इसको काफ़ी अंडर एस्टिमेट करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस को भी अंडर एस्टिमेट करते हैं, कई बार इसको इग्नोर भी करते हैं कि छोड़ो यार फालतू टेंशन लेता रहता है, वैसा टाइप लोग इसको इग्नोर करते हैं। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल फीचर है जो कि बाईपास सर्जरी के बाद आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार पेशेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको ऐसा लगता है ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, इतनी बड़ी सर्जरी हुई। और सर्जरी जो बाईपास की है वो छोटी सर्जरी नहीं है, वो अपने आप में बड़ी सर्जरी है। तो इसके बाद पेशेंट थोड़ा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में आ जाता है, छातियों में दर्द होता है, इतना बड़ा स्कार या घाव दिखता है। तो ये सब चीज़ों से निकलने में उसको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है और अच्छे से अच्छा आदमी भी कुछ दिनों या कुछ महीनों तक डिप्रेशन या एंग्जाइटी में जा सकता है, जिसकी वजह से उसका स्ट्रेस लेवल्स, उसका टेंशन एंग्जाइटी का लेवल्स, उसका खाने पीने का बिहेवियर, उसका लोगों से बिहेव करने का तरीका, ये सारे चीज़ों में चेंज देखा जा सकता है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, काफ़ी हद तक अंडर एस्टिमेटेड या अंडर रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगली प्रॉब्लम जो काफ़ी लोग फेस करते हैं वो है बाईपास सर्जरी के बाद जो लाइफस्टाइल चेंजेस उनको बोला जाता है उसको अडॉप्ट करना। अब लोगों के लिए ये इतना ईजी नहीं होता है कि वो सारी लाइफस्टाइल चेंजेस करें, क्योंकि उनको सारे व्यसन वगैरह बंद करने बोला जाता है, तेल की वगैरह कम करना बोला जाता है, खाने को पूरा चेंज करना का बोला जाता है, एक्सरसाइज करने को बोला जाता है। ये सारी ही चीज़ें बोलना आसान है, करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सडनली आप किसी को ये सज़ा दे दो कि भाई सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, जैसे जीते थे उसको पूरी तरह से चेंज करना पड़ेगा, तो ये फॉलो करना इतना ईजी नहीं होता। कई बार लोगों को तकलीफ आती है, कई बार लोग उसको ईजिली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जो कि काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली आप किसी को बोल दो कि जो जीने का तरीका है वो पूरा ही आपको बदलना पड़ेगा, सब कुछ बदलना पड़ेगा, खाने पीने का, रहने का या घूमने फिरने का सब तरीका बदलना पड़ेगा, तो ये ज़्यादातर लोगों के लिए उतना आसान नहीं होता इसको फॉलो करना। डॉक्टर्स भले कह देते कि सब बदल दो, अब ये अच्छे से रहना पड़ेगा, इतनी बड़ी सर्जरी होगी, दोबारा नहीं होना चाहिए, तो वो फॉलो करना पेशेंट को कई बार मुश्किल पड़ता है। आपको एज अ डॉक्टर, एज अ रिलेटिव, एज अ पेशेंट ये सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम सबको ही आती है। कुछ लोग इससे ईजिली कोप कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग को टाइम लगता है, तो वो सारी चीज़ें लोगों को समझना और समझाना ज़रूरी है। इसके अलावा लोगों को मेडिसिन मैनेज करना मुश्किल पड़ता है। कई बार लोगों को क्या इतनी सारी दवाइयाँ चालू हो जाती हैं, वो दवाइयाँ लोगों को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि यार इतनी बड़ी सर्जरी हो गई तो दवा गोली तो बंद हो ही जानी चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली होता नहीं है। आपकी दवाइयाँ लाइफ टाइम चलती है, जिसमें खून पतला करने की दवा, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा, बीपी शुगर की दवा, पंप फंक्शन सुधारने की दवा, ये सारी ही दवा इन्वॉल्व है। शुरुआत के पीरियड में थोड़ी ज़्यादा दवा होती है, उसके बाद थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन मोटे तौर पर ज़्यादातर पेशेंट्स में अपने रिस्क फैक्टर प्रोफाइल्स के हिसाब से 3-4 दवाएँ चालू रहती हैं। तो सर्जन को पेशेंट को समझाना पड़ता है कि आपको ये दवा लेनी है। पेशेंट को और उसके रिलेटिव्स को ये थोड़ा समझना या एक्सेप्ट करना मुश्किल पड़ता है कि लाइफ टाइम दवा लेनी पड़ेगी। और ये सारी ही दवाइयाँ ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट्स वाली तो नहीं होती है, सब में थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट तो रहता है, तो ये थोड़ा सा इशू लोगों के लिए कई बार बन जाता है। इसके अलावा लोगों को कई बार अपना रिहैबिलिटेशन मैनेज करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि बाईपास सर्जरी के बाद लोग अपना काम चालू करना चाहते हैं, पर सर्जरी के बाद 1-आध महीने का लगभग बेड रेस्ट होता है। उसके बाद लोग काम करते हैं तो कई बार घाव में पेन होता है, कई बार पाँव में जहाँ से ग्राफ्ट लिया वहाँ पे पेन होता है, हाथ में जहाँ से ग्राफ्ट लिया वहाँ से पेन होता है। कई बार लोग को भारी काम करने को मना किया जाता है। जो लोग का पहले प्रोफेशन ऐसा था कि वो भारी काम करते थे, सडनली उनको चेंज करने बोला जाता है, तो वो चीज़ों को लोगों को एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। कई बार लोगों का सांस का तकलीफ ज़्यादा रहता है, पंप फंक्शन कॉम्प्रोमाइज रहता है, तो ये सारी चीज़ों को लोगों को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो कार्डियक रिहैबिलिटेशन एक बड़ा प्रोसेस है। हमने एंजियोप्लास्टी वाले पेशेंट में जो कार्डियक रिहैबिलिटेशन पर बात करी थी, वो सारी पॉइंट्स इसमें भी वैलिड है, क्योंकि एंजियोप्लास्टी और बाईपास बेसिकली प्रोसीजर्स लगभग सिमिलर ही हैं और उसका रिहैबिलिटेशन प्रोसेस लगभग सिमिलर ही है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। पर बेसिकली ये भी एक पेशेंट के लिए समस्या होती है कि उसको अपने आप को पूरी तरह से अपने काम में या अपने लाइफस्टाइल में वापस पूरी तरह से रिहैबिलिटेट करना इतना ईजी नहीं पड़ता है, कई महीनों तक पेशेंट को स्ट्रगल करना पड़ता है।
इसके अलावा पेशेंट का डाइटरी चेंजेस भी कई बार करवाए जाते हैं। पेशेंट का तेल घी वगैरह तो कम किया जाता है, साथ में अगर हार्ट फेलियर हो तो पानी भी कम किया जाता है, ब्लड प्रेशर हो तो नमक भी किया जाता है कम। तो ये डाइटरी चेंजेस भी पेशेंट को अडॉप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ लोग तो बाईपास सर्जरी के बाद खासकर पहले कुछ महीनों में डर के मारे इसको ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये थोड़ा सा इशू रहता है जिसको हर एक को एक्सेप्ट करना इतना ईजी नहीं रहता है। तो डाइटरी चेंजेस जो बाईपास सर्जरी के बाद होते हैं वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, जिसको एक्सेप्ट करना हर एक व्यक्ति को इतना ईजी नहीं होता। करना ज़रूरी ज़रूर है, लेकिन इतना ईजी नहीं होता। हाँ, जो उम्र दराज पेशेंट होते हैं या बहुत एज वाले पेशेंट होते हैं उसको हम उतना ज़्यादा लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं करवाते हैं। जो लोग बहुत दुबले पतले और कमज़ोर होते हैं उनको भी उतना लाइफस्टाइल और डाइटरी चेंजेस नहीं करवाते हैं, क्योंकि वैसे पेशेंट्स में कई बार आप डाइटरी चेंज करना चाहोगे तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। पेशेंट का उल्टा वजन कम होना चालू हो जाए, पेशेंट की कंडीशन बिगड़ना चालू हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो वैसे पेशेंट में हम उतना अग्रेसिव डाइटरी चेंजेस नहीं करवाते हैं। 70 के बाद अगर किसी का सर्जरी हुआ तो कंपेरेटिवली आप थोड़ा कम अग्रेसिव रहते हो, थोड़ा रिलैक्स वे में उसको ट्रीट करते हो। उसके लिए आप उतना अग्रेसिव नहीं रहते कि आपको यही खाना है, यही करना है, ये लाइफस्टाइल रहनी है, सब कुछ ऐसे ही मैनेज करना है। ये 70 वर्ष की आयु के बाद यूजुअली उतना ज़्यादा फोर्स नहीं करते हैं। अगला जो इशू आता है वो पेशेंट को रेगुलर फॉलोअप करने को बोला जाता है। ये एक थोड़ा सा इशू लोगों के साथ रहता है। लोग कुछ तो अच्छे से फॉलोअप करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग रेगुलर आते हैं डॉक्टर के पास, कुछ लोग नहीं आते। फॉलोअप बेसिकली इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस दौरान आप पेशेंट का क्या चल रहा है, दवाइयाँ कैसी चल रही है, मेडिसिन ले रहा है कि नहीं ले रहा है, मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहे, ओवरऑल फॉलोअप में के दौरान कोई इश्यूज तो नहीं हो रहे। ये सारी चीज़ें आप इस दौरान असेस करते हो। तो ये चीज़ों के लिए आपको रेगुलर फॉलोअप करना ज़रूरी है। यदि आप नहीं करते हो या पेशेंट फॉलोअप में नहीं आता है तो दोनों ही हालत में पेशेंट की कंडीशन बिगड़ने का अंदेशा रहता है। तो ये भी एक थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। इसके अलावा बाईपास सर्जरी के बाद कभी कभी किसी फैमिलीज़ में इमोशनल सपोर्ट की भी बड़ी दिक्कत होती है। पेशेंट खुद तो डिप्रेशन में चला जाता है, फैमिली वाले भी कई लोग बहुत कोऑपरेटिव नहीं रहते तो पेशेंट की उतनी सेवा नहीं करते। खासकर वो पेशेंट जिनको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गया हो, इनकी कंडीशन बिगड़ गई हो, लकवा हो गया हो या वो बेड पर आ गए हो, चल फिर नहीं पा रहे हो, उनका कई बार इमोशनल सपोर्ट बड़ा इशू बन जाता है। वो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, परिवार वाले उतना सपोर्ट नहीं करते। तो आपको वैसे केस में पेशेंट को भी काउंसिल करना पड़ता है एज ए डॉक्टर या एज ए रिलेटिव, और उनके बाकी रिलेटिव्स को भी काउंसिल करना पड़ता है कि पेशेंट का रिकवरी कई बार बहुत हद तक इस पर डिपेंड करता है कि पेशेंट को फैमिली से कितना सपोर्ट मिलता है। अगर सपोर्ट अच्छा है तो पेशेंट की रिकवरी कंपेरेटिवली कई गुना बेटर होगी और रिकवरी कई गुना कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी यदि पेशेंट को सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो ये चीज़ों में आपको एज अ फैमिली मेम्बर समझना ज़रूरी है कि पेशेंट एक बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक फेज़ में से निकल रहा है, एक बहुत ज़्यादा ख़राब फेज़ में से लाइफ के वो निकल रहा है। तो ऐसे टाइम पे उसको फिजिकल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट सब चीज़ की ज़रूरत है, और इसमें जितना बने पेशेंट का आप सहयोग करें उतना अच्छा। इसके अलावा लॉन्ग टर्म रिकवरी भी एक इशू रहता है। बाईपास सर्जरी होने के बाद धीरे धीरे करके पम्प फंक्शन रिकवर करता है, ओवरऑल कंडीशन रिकवर करती है। कुछ लोग को फिर भी थोड़े दिन तक दर्द रहता है, कुछ लोग को दर्द चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो लॉन्ग टर्म रिकवरी के इश्यूज होते हैं, ये भी एक थोड़ा सा इशू रहता है। लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स बाईपास सर्जरी से रिलेटेड क्या होते हैं उस पर ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो किया, जो कि आप बाईपास सर्जरी के हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसी तरह से ये भी इशू है कि अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में पेशेंट ज़्यादातर मान के चलिए 1-2 महीने के बाद आ पाते हैं, पर इनिशियली उनको थोड़ा सा धीरे धीरे करके अपनी एक्टिविटीज़ को पिकअप करना होता है। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो अपनी चीज़ों को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं और ज़्यादा अग्रेसिवली काम कर सकते हैं। रिस्क फैक्टर कंट्रोल करना एक और इम्पॉर्टेंट इशू है। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, डाइट वाली चीज़ें, एडिक्शन है, ये सारी चीज़ों को बाईपास सर्जरी वाले पेशेंट्स को लंबे समय तक कंट्रोल करना होता है। अगर आप इसमें लापरवाही करेंगे, ध्यान नहीं देंगे तो बार बार तकलीफ होगी, बार बार आपको ब्लॉकेजेस होंगे, बार बार हार्ट अटैक्स और इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स होते रहेंगे। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सारे रिस्क फैक्टर्स जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस होते हैं उसको आप प्रॉपरली कंट्रोल करें। क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादातर पेशेंट्स की काफ़ी अच्छी होती है अगर अच्छे से बाईपास सर्जरी हो गया, और अगर पम्प फंक्शन अच्छा है तो ज़्यादातर पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है। ज़्यादातर पेशेंट्स 95% ऑफ द टाइम्स पेन फ्री हो जाते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स को श्वास का तकलीफ भी उतना ज़्यादा नहीं रहता है और अपने रूटीन एक्टिविटीज़ में वो आ पाते हैं। 1-2 महीने के बाद उनको उतना ज़्यादा परतता नहीं चलता। हाँ देखिए, एंजियोप्लास्टी के कंपैरिजन में थोड़ी ये बड़ी सर्जरी है तो स्कार रहता है, हीलिंग होने में भी टाइम लगता है, तो उतना इजी इसमें रिहेबिलिटेशन नहीं होता। क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजियोप्लास्टी के बाद कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छी लगती है लोगों को, लेकिन फिर भी ये एक बार अगर अच्छे से सर्जरी हो गई, सारे ब्लॉकेजेस खुल गए तो ज़्यादातर पेशेंट्स को दिक्कत नहीं आती है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपके डॉक्टर के साथ भी प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करें और एक सोशल नेटवर्क ग्रुप में भी आप
साथ लोग वाले लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपके आसपास जितने सोसाइटी में जितने बाईपास के पेशेंट्स हैं या हार्ट रिलेटेड पेशेंट्स हैं, उनके साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप अगर बना सकते हैं, उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, तो आपका मन भी लगा रहेगा और पेशेंट को भी उतना ज़्यादा प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं आएगी और दूसरों से कई बार यूज़फुल टिप्स भी मिलती हैं। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है बाईपास सर्जरी के बाद और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है पेशेंट को ड्यूरिंग फॉलोअप इमीडिएटली हॉस्पिटल के डिस्चार्ज होने के बाद। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक से आपको कुछ बातें सीखने को मिली होगी। आज जो बातों पर हमने डिस्कस किया उसमें बाईपास के बाद पेशेंट को होने वाला डिप्रेशन और एंग्जाइटी पर बात करी, लाइफस्टाइल चेंजेस जो उनको करने पड़ते हैं उस पर डिस्कशन किया, मेडिकेशन उनको मैनेज करना, मेडिकेशन के साइड इफेक्ट जो होते हैं वो मैनेज करना भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो बाईपास सर्जरी वाले पेशेंट्स को मैनेज करना पड़ता है। कार्डियक रिहैबिलिटेशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें पेशेंट की लाइफ धीरे धीरे करके नॉर्मल आती है। इसमें स्ट्रक्चर्ड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपको डाइट और एक्सरसाइज और सब चीज़ के बारे में बताते हैं। इसके अलावा जो डाइटरी चेंजेस करने हैं वो भी कई बार पेशेंट को दिक्कत करते हैं, लेकिन पेशेंट को समझना और समझाना ज़रूरी है कि इस तरह की चीज़ों को मैनेज और मेंटेन करना आवश्यक है। रेगुलर फॉलोअप करना भी डॉक्टर के साथ ज़रूरी है, नहीं तो पेशेंट को कई बार उससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आती है। इसके अलावा पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट और साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना आवश्यक है। कई बार पेशेंट नहीं इसके अभाव में डिप्रेशन में चले जाते हैं और अपना प्रॉपर हीलिंग उनका नहीं हो पाता है। लाइफस्टाइल को पूरी तरह से नॉर्मलाइज कर पाना कितने टाइम में हो पाएगा ये तो केस टू केस वेरी करता है, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट्स 1-2 महीने के बाद अपनी नॉर्मल लाइफ में आ सकते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी होती है। बाईपास सर्जरी के बाद ज़्यादातर लोग को दिक्कत नहीं आती है। 90 to 95% केस में लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, अगले कई सालों तक अपनी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं और सब कुछ नॉर्मली बिहेव कर सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना एक इंपॉर्टेंट इशू है, नहीं तो प्रॉब्लम्स बार बार आती रहेगी। इसके लिए ज़रूरी है कि सब चीज़ों का ध्यान दें, फैमिली का भी सपोर्ट रहे और आसपास के लोगों के साथ भी सोशल मीडिया वगैरह पर भी आप ग्रुप्स बना सकते हैं जिससे कि आपको थोड़ा एक दूसरे का सपोर्ट मिलता रहेगा। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।